मेरे सभी विद्यार्थियों का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में पहले छात्र चंद्रप्रकाश जी का सिलेक्शन हो गया है। अभी अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे हम अपडेट कर देंगे। और बहुत ही खुशी की बात यह है, थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि टेस्ट के टॉपर को जाने। एक समय ऐसा था जब टेस्ट में हम कहते थे 75 प्लस नंबर आप ले आइए तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, और आज 80-85 के एबव में लोग पहुंच चुके हैं। जो सबसे टेस्ट के जो टॉपर हैं उनका नाम अभी हम कुछ देर में अनाउंस करेंगे, और उनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। 85 नंबर आए हैं 100 में, और वो दिन दूर नहीं है जब इसी कोचिंग के छात्र टेस्ट में 95 प्लस नंबर लेके आएंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे। अगर उनसे स्ट्रेटजी आप पूछेंगे सिलेक्शन की तो वे दो बातें बताएंगे। एक तो डेली कोचिंग आना है, करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है, और जो भी शनिवार को टेस्ट है उसे बहुत ही बखूबी से देना है। तो चलिए प्रश्न की भी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। प्रयास करेंगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया जाए और सारी चीज़ें आपकी अच्छी से समझ में आए। बाकी चर्चाएं और बातचीत हम क्लास में करते रहेंगे, आप भी बोर नहीं होंगे और हमें भी आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आइए शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन, इस क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। किस देश के राजा 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? वो देश है भूटान। उस देश का नाम है भूटान, और राजा का भी नाम आपको पता होना चाहिए, जिग्मे खेसर। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नामग्याल वांगचुक ये राजा का नाम है। भूटान के राजा हैं। भूटान की सीमा से लगने वाले जो भी राज्य हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है भारत के सामान्य परिचय में, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। सिलेक्शन तो होगा ही, पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिलें अगर जिद्दी हैं तो हम लोग भी उनसे कम जिद्दी नहीं हैं। आ जाइए हमारे साथ। भूटान के राजा 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं, और भूटान की राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है थिम्पू। अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो उनका नाम है लाटे सेरिंग। ये इनके पीएम का नाम है भूटान के। और अगर हम मुद्रा की बात करें तो भूटानी नगुल्टन और भारतीय रुपया भी चलता है। मुद्रा की अगर हम बात करें, एक चीज़ और आप समझिए, भारत और भूटान की सीमा लगभग 699 किलोमीटर साझा होती है। आज क्वेश्चन पूछा था फिनलैंड की सीमा रूस के साथ लगभग 1300 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा होती है। ये बहुत ही दमदार प्रश्न हैं, इनमें से आपका सिलेक्शन होगा और सामान्य ज्ञान को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसलिए पूरी क्लास को देखे बिना नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या है 4। 2 ही राज्य ऐसे हैं, एक है भूटान और दूसरा है म्यांमार, जिनसे 4-4 राज्य साझा करते हैं। बाकी राज्यों से 5-5 राज्य साझा करते हैं। कुल लंबाई जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की वो 15,200 है। याद रखेंगे इस बात को। 7 देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करते हैं। अगर आपको लंबाई के घटते हुए क्रम में मालूम है तो उन देश और उसकी लंबाई को आप कमेंट बॉक्स में करके देखिए। एक बार कमेंट बॉक्स में आ जाइए, आपका अगर सामान्य ज्ञान ना बढ़ जाए
तो कहना कोई बात नहीं है दोस्तों। खाते समय और पढ़ते समय अगर छींक हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, कहीं आते जाते अगर हो जाए तो अशुभ माना जाता है। 1 2 3 4 राज्य हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और चौथा है पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नोट कर लीजिए और हम उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चंद्र प्रकाश का रिजल्ट आ गया है और भी जो विद्यार्थी हैं, कम से कम 20 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी रिजल्ट आया है फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दो, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। और अभी पहली ही लिस्ट जारी हुई है, लेकिन जहां तक जीतेंगे वहां तक जीतना है। अंत तक जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। उठिए, फिर से खड़े होइए, फिर से लड़िए। और भी बहुत सारी बातें आपसे साझा करनी है। किसी दिन हम आपसे क्लास नहीं, आपसे सिर्फ और सिर्फ बातें ही साझा करेंगे। वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। हमारे YouTube चैनल पे पढ़ा भी है कि पढ़ाई कैसे करें, याद कैसे रखा जाए। उस सेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। लिंक प्रयास करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाए। ये भूटान राज्य के बारे में, भूटान देश के बारे में बात थी। आइए अब बात करते हैं बांदीपुर में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कितने साल पूरे हुए हैं। पूरे 50 साल पूरे हो गए हैं। 50 साल। फिर से एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बन गया प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। कब शुरू किया गया। मैं तो कई बार बता चुका हूं, आपको बताना है कब शुरू किया गया। मैंने हिंट दे दी है 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात बताता हूं आपको, ये जो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कर्नाटक राज्य के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक जिला है मैसूर और एक जिला है चामराजनगर। दोस्तों, भारत में 2023 तक 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। आपको बताना है 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और कहाँ है, कब बनाया गया। अभी और भी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं। अरे क्या दिक्कत है कमेंट करने में, करिए ना। अगर आपको मालूम है तो करिए, नहीं मालूम है तो इंतजार करिए बस। बाकी होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। और होमवर्क मैं कैसे दूंगा, यही ऑनलाइन क्लास ही एक माध्यम है होमवर्क देने के लिए, ठीक है। मालूम है तो लिखिए और नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं आपको। 53वां टाइगर रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है, चित्रकूट जिले में है और चित्रकूट जिले में स्थित है। और चित्रकूट जिला कहाँ है, ये भाई उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, यूपी जी के भी साथ में लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या की बात की जाए तो 4 हैं। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। चौथा हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये बिजनौर जिले में स्थित है। बिजनौर जिले का यह
टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे इस बात को। बहुत अच्छा। 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर जिले में स्थित है। अमनगढ़ बिजनौर जिले में स्थित है। गंगा नदी बिजनौर जिले से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ये सारी बातें आपको नदी तंत्र में पढ़ाई जाएंगी। फटाफट से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड इसलिए है क्योंकि समय न तो आपके पास है न ही मेरे पास है। बहुत अच्छे से बहुत कम समय में हमें बहुत अधिक तैयारी करनी है, स्ट्रांग तैयारी करनी है। देखिए, जो टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हुए हैं, कल सुबह 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी, कुछ विशेष पढ़ाया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का कुछ भी पीछे का छूटा हुआ है वे विद्यार्थी अवश्य आएंगे। दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी आपका टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए हैं, हिंदी हो या जीएस हो, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसलिए उस सेशन को, उस क्लास को मिस ना करें, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल तो कर ही रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोगों का सहयोग है, आप सभी लोगों का ये एक अच्छा प्रयास है कि हमारी बात को आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम और आप मिलकर इस मुहिम को पार करेंगे। TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। 21 साल बाद कोई महिला TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है। TIE क्या है? देखिए, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स इसका नाम है। इसका काम क्या है? देखिए, इसका काम है उद्यमियों की अगली पीढ़ी को समर्थन एवं बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य है, उद्यमियों की अगली पीढ़ी को समर्थन एवं बढ़ावा देना। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। और महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम है झीनू झावर। उनका क्या नाम है? झीनू झावर। 21 साल बाद ऐसा हुआ है कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। राजस्थान के बारे में हमने पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगर आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम पता है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 3rd स्टार क्वेश्चन है। ओपन खिताब हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। इनका क्या नाम है? इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। इनका पूरा नाम है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये रूस के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये रूस के खिलाड़ी हैं। और स्टार बना के अगर चाहे तो लिख लें, वरना समझ लें। डेनियल मेदवेदेव का साल का चौथा खिताब है। साल का चौथा खिताब है। और वैसे अगर जीवन का देखा जाए, जीवन का उनके 19वां खिताब है। जीवन का उनके 19वां खिताब है। और अगर मैं बात करूं, ये मियामी ओपन 2023 क्या है? तो मियामी ओपन 2023 जो है वो दोस्तों एक टेनिस टूर्नामेंट है। वो क्या है? वो एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसे आप याद रखेंगे।
ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नंबर 5 क्वेश्चन पर चलेंगे। ये तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इसको पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी हम चलते हैं, तब तक आप देख लीजिए और समझ लीजिए। सफ़र थोड़ा सा लंबा है, जो पढ़ने वाले नहीं उनके लिए, बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो कहते हैं सर पूरे 1 घंटे की क्लास बनाया करिए। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, समय हमारा है, हमें पढ़ाई में अधिक से अधिक समय देना है। भले ही इस क्लास के जरिए से आप दीजिए, कैसे भी करके दीजिए, ये आपकी मर्जी है। किस देश ने अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? अभी घोषणा नहीं हुई है, तो उस देश का नाम है इटली। इटली। अब दोस्तों ये बात पॉसिबल तो नहीं है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही आलोचना हो रही है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से कनेक्ट करवाती है। वैसे फ्रेंच सब लोग नहीं बोल पाते हैं, हिंदी सबको नहीं आती है, स्पेनिश सबको नहीं आती है, कई सारी भाषाएं हैं जो हर इंसान को या हर देश के नागरिकों को नहीं आती है। बट इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक दूसरे से कनेक्ट रखती है। ऐसा करना फिलहाल ठीक तो नहीं है। अब इटली ने योजना बना रहा है अभी, और इटली ने कहा है कि अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश का प्रयोग करते हुए दिखा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बात को भी याद रखेंगे, उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा हौसला अफजाई जरूर करिएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट रहेगा तो अगले शुक्रवार को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। आइए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसके बारे में आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा, एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपके लिए एकदम से नई होगी और एडवेंचरस होगी। आपको मैं बताता हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों, हेल्थ जो है वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर उस पैसे का कोई भी उपयोग नहीं है। पहला सुख जो है वो ये है कि निरोगी काया, और दूसरा सुख जो है वो है सरकारी नौकरी। पहला सुख हम लोगों के पास भरपूर है और दूसरा सुख आपको भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है अगर आप लगातार तैयारी करते रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम भी याद रखनी है। दिवस तो फिलहाल सबको पता है। जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये दोस्तों, पहली बार जब मनाया गया था तो इसकी डेट अलग थी। पहली बार ये 22 जुलाई 1949 को मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? मैंने बहुत बार बताया है अपनी क्लास में, आज मैं सिर्फ इसकी स्थापना बताऊंगा। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 1949 को किसकी स्थापना हुई थी? 1958 को किसकी हुई थी? 1969 को किसकी स्थापना हुई थी? 1945
को किसकी स्थापना हुई थी। ये सारे सन हैं जो किसी न किसी के स्थापना वर्ष हैं और हमें याद हैं। आप भी बताइए आपको याद है कि नहीं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर करेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। अभी हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती में कोचिंग की तरफ से भंडारा किया गया था। एक छोटा सा आयोजन था जिसमें कोचिंग के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ही खुशी होती है। प्रोग्राम अगर संभव रहा तो 14 अप्रैल को भी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। शिक्षा के माध्यम में जो उन्होंने प्रयास किया, जो उन्होंने देश के लिए योगदान दिया, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसे जो है शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। कोशिश करेंगे, यदि संभव रहा, आप सभी का सहयोग रहा तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी कोचिंग में धूमधाम से बनाने का प्रयास किया जाएगा। आइए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया गया। गुजरात में कहाँ किया गया। अहमदाबाद के नरनपुरा में 30 करोड़ की लागत से तांबे की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री प्लस सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन है, फैक्ट है, थ्योरी है, लंबाई है, ऊंचाई है, लागत है। 30 करोड़ की लागत है। अगर प्रतिमा की बात की जाए तो 54 फीट की प्रतिमा है। हर चीज़ को मैंने बताने का प्रयास किया है अपने इस करंट अफेयर्स की क्लास में। इस क्लास की यही खास बात है कि आपको सिर्फ फैक्ट ही नहीं, उनके बारे में ढेर सारी जानकारी दी जाएगी। गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया। यकीन मानिए दोस्त, पढ़ाते समय इतनी तेजी से बीत जाता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पता ही नहीं चलता है। इतनी जल्दी समय बीत जाता है। अगर हम स्पीड में ना पढ़ाएं तो आधे क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे, ये आप जान लीजिए। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी टाइम इतनी जल्दी खो जाता है, पता ही नहीं चलता है। गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया। आइए आपको 8 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि संथाल जनजाति से आती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया। और अगर एक फैक्ट की हम बात करें यहीं पर, तो हाथियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य के बाद हाथियों की संख्या असम राज्य में। असम के नेशनल पार्क जो है वे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज के टेस्ट के जो टॉपर हैं वो हैं विकास कुमार जी,
अभी बहुत समय इनको नहीं हुआ है आए हुए, लेकिन इन्होंने जितनी जल्दी कवर किया है अपनी पढ़ाई को वो वाकई में बहुत ही तारीफ़े काबिल है। मैं चाहता हूं कि अगर आप टेस्ट में लगातार बने रहिए, 5 टेस्ट में आप टॉपर बने रहिए, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है और आपकी कोचिंग की फीस कोचिंग की तरफ से माफ़ कर दी जाएगी। ऐसा मेरा वादा था, पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि 5 टेस्ट में जो लगातार टॉप करेगा उसकी संस्था की तरफ से फीस माफ़ कर दी जाएगी। बिल्कुल लिखित में ये दावा है। इसलिए आज के जो टॉपर हैं वो विकास कुमार जी हैं। अगर इन्होंने 5 टेस्ट में लगातार ये टॉपर बने रहे तो इनका और आप सभी लोगों का सामना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से होगा। आइए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का नवा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन बना है? तो उस हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा क्वेश्चन है? 9 नंबर प्रश्न है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लिख देते हैं, समझ जाएंगे आप। एयरपोर्ट, और ये कहाँ है दोस्तों? ये दिल्ली में है। याद रखेंगे, दुनिया का नवा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। बहुत अच्छा। अभी मैं बात करता हूँ किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। सबसे चावल उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? और तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा चावल की प्रजातियों को जीआई टैग दिया गया है। बात करते हैं मरचा चावल की। 10 नंबर का अर्थ है बिहार। बिहार राज्य के मरचा चावल जो कि कैसा दिखता है दोस्तों? ये काली मिर्च की तरह दिखने वाला चावल है, दिखने वाला है। मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसका उत्पादन दोस्तों पश्चिमी चंपारण सत्याग्रह याद है ना? कब हुआ था जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। और किसने किया था? कौन से ऐसे महापुरुष थे जिनका चंपारण सत्याग्रह उनके जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह था? पश्चिमी चंपारण में इसका उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइम को खराब न करते हुए मैं फटाक से 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाऊंगा और फिर ये मत कहिएगा कि सर बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब लेते रहिए, बार बार कहेंगे आप बोर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का जो मेजबान देश था उसके रूप में हटा दिया गया है, उसका नाम है पेरू। अब पेरू कहाँ का देश है? तो देखिए साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों इस हटा दिया गया मेजबान से? क्योंकि पेरू तैयार नहीं था और इसका जो आयोजन होना है वो आयोजन होना है 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक इसी साल 2023 में। अभी कोई घोषित नहीं किया गया है, घोषित किया जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। फीफा के बारे में बात करते हैं तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, और अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। हम एक एक क्वेश्चन आपको बताते रहते हैं और मिटाते रहते हैं
क्योंकि प्रयास ये हमारा रहता है कि आप अच्छे से नोट करते हुए चलें, यही हमारा प्रयास रहता है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हम इस क्लास को विराम देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात यही कहना चाहता हूँ कि लगातार तैयारी करते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिलें अगर जिद्दी हैं तो हम भी जिद्दी हैं, हम भी मंजिलों को पाकर ही दम लेंगे। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया? मैं बता देता हूँ, ऊपर इसका आंसर लिख देता हूँ। उनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये कौन है? तो दोस्तों ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और ये जो सम्मान इनको दिया गया ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट नागरिक या उनके सैन्य योगदान के लिए उन्हें दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, दो बातें हैं यहाँ पर। आपसे मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चंस कम करेंगे तो क्लास का टाइमिंग कम रहेगा, अगर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक बात है क्लास 40 से 45 मिनट तक खींच जाएगी। या तो कुछ चीज़ों को कम बताएं हम, तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, ये हमारे अपने प्रोफेशनल से गद्दारी होगी। आप लोगों को ये डिसाइड करके हमें बताना है कि क्वेश्चंस की संख्या 15 ही रखी जाए या 3 क्वेश्चन कम करके टाइम को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ये आप पर निर्भर करता है, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। जैसा आप कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पिछले कुछ दिनों में कक्षाएं थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, 40 से 45 मिनट की क्लासेस हो गई। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा सर क्लास छोटी रखा करिए। छोटी क्लास रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटी क्लास में क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। आप एक बार लाइक करिएगा और हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चंस करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहा। टेस्ट के टॉपर से उम्मीद है वो अगले टेस्ट में भी टॉप करेंगे। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।